जो वेटिंग में है ना वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स हम अल्हम्दुलिल्लाहि ऐड रब्बिल करते आलमीन जाएं अगर आप परमिशन दें। अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन आमीन। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा रहमान नहायत रहम करने वाला है, बदले के दिन यानी क़यामत का मालिक है। हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ से ही मदद चाहते हैं। हमें सीधी और सच्ची राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, उनकी नहीं जिन पर गज़ब किया गया, ना गुमराहों की। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी क्या फरमा रही थी आप? जी राबिया क्या फरमा रही थी आप, दोबारा बता दें। सर मैं कह रही थी जो स्टूडेंट वेटिंग जी जी सर मैं जो स्टूडेंट वेटिंग में ना अगर आप परमिशन दें तो हम उनको ऐड करते जाएं। किसको? हाँ हाँ करते जाएं आप। हेलो। जी जी करते जाएं। ओके थैंक यू। जो वेटिंग में है आप उनको कर दीजिएगा। मैं स्क्रीन शो हो रही है? जी स्क्रीन शो हो रही है। सर हो जी सर। ठीक है जी। सेकंड चैप्टर हमारा है असेसमेंट इन एजुकेशन। हमने इस चैप्टर का आज एक क्विक रिव्यू लेना है 1 घंटे में इंशाल्लाह ताला। इम्पोर्टेंट डेफिनीशंस, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इससे पूछे जा सकते हैं, वो सारे हम इंशाल्लाह ताला इसमें डिस्कस करेंगे। आप में से जिसके पास भी ऑप्शन हो स्टूडेंट को ऐड करने का वो कर दीजिएगा। मैं चूँकि स्क्रीन पे मेरा फोकस होगा तो मैं उस साइड पे नहीं जा सकूँगा। स्टार्ट हम करते हैं असेसमेंट इन एजुकेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट, 4 बेसिक टर्म्स होती हैं: टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन। इनको हम इन चारों को टेस्टिंग या असेसमेंट एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इन चारों को कलेक्टिवली असेसमेंट एलिमेंट्स भी कहा जाता है। टेस्ट नैरो होता है, एवेलुएशन इसमें ब्रॉडेस्ट इन स्कोप होता है। ठीक है। इसी तरह स्ट्रेटजी, जैसे हमने बात की है कि स्ट्रेटजी का स्कोप सबसे ब्रॉडर है, इसी तरह यहाँ पे इवैल्यूएशन का स्कोप जो है वो सबसे ब्रॉडर होता है। टेस्ट जो है वो नैरो इन स्कोप होता है। टेस्ट की 3 डेफिनेशन होती हैं कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का टूल है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का टूल है, सेट ऑफ क्वेश्चन है, या तीसरे नंबर पे इंस्ट्रूमेंट है सैम्पल ऑफ बिहेवियर को मेजर करने का। दूसरे नंबर पे होती है मेजरमेंट। मेजरमेंट उसकी क्वांटिफिक, आपने एक टेस्ट बना लिया, बच्चों को दे दिया, बच्चे ने टेस्ट सॉल्व कर लिया, आपने उसकी जो नंबरिंग करते हैं ये उसकी क्वांटिफिकेशन करते हैं, इसको मेजरमेंट कहा जाता है। आपने मेजरमेंट उसकी कर ली, यानी स्कोर लगा ली, मार्क्स लगा ली। अब आप अपने बच्चों से उसके स्कोर शेयर करते हैं, आप इंटरप्रटेशन कर रहे हैं, उसकी तशरीह कर रहे हैं। किस चीज़ की? वो जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है अब उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसकी तशरीह कर रहे हैं कि ये पास हुआ, ये फ़ेल हुआ, इसको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है, इसको नहीं है, इसकी फ़र्स्ट डिवीज़न है, इसकी सेकंड है, वगैरह वगैरह। अब आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी इंटरप्रटेशन कर रहे हैं कि फ़ाइनल ये जो असेसमेंट होती है ये लाजमी नहीं है कि एग्ज़ाम के एंड पे हो, ये दौरान भी हो सकती है, दरमियान में भी हो सकती है। तो आप उसकी जो इंटरप्रटेशन करते हैं मेजरमेंट डाटा की, उसको असेसमेंट कहा जाता है। और एंड पे होती है एवेलुएशन, ये ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है। इससे रिलेटेड जो है हम इसको क्या कहते हैं, वर्थ, वैल्यू या क्वालिटी की जो जजमेंट होती है पूरे प्रोसेस की, एक पूरे तलीमी साल की, तो इसको क्या कहा जाएगा? एवेलुएशन कहा जाएगा। टेस्ट जो है ये हमें बताता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है किसी भी स्टूडेंट की वो कैसे है, आंसर्स हाउ वेल। मेजरमेंट बताता है हाउ मच, और एवेलुएशन बताता है हाउ गुड। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आप देख लीजिएगा। असेसमेंट और एवेलुएशन में डिफरेंस ये होता है कि असेसमेंट जो है ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको इंटरप्रेट करना, ये असेसमेंट का काम होता है। एवेलुएशन जो है ये वैल्यू जजमेंट है, ये जो इन्फॉर्मेशन इसमें हम जजमेंट करते हैं, रैंकिंग करते हैं स्टूडेंट की। ठीक है। और उसके बाद अप्रोचेस टू असेसमेंट। असेसमेंट की 3 अप्रोचेस होती हैं: असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग हम स्टार्ट में या दरमियान में करते हैं, पढ़ाने के से पहले या पढ़ाने के दौरान जो हम असेसमेंट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए कितने बच्चा कितना तैयार है।
इसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल है फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक, आगे अभी देखेंगे। उसके बाद असेसमेंट एज लर्निंग, एक बच्चा अपनी सेल्फ असेसमेंट करता है, ख़ुद असेसमेंट करता है, उसका दूसरा साथी उसकी असेसमेंट करता है, पीयर उसका असेसमेंट करता है, तो इसको क्या कहा जाता है, असेसमेंट एज लर्निंग कहा जाता है। और तीसरी अप्रोच होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमेशा एंड पे की जाती है, जब एक सेशन, एक लेसन, एक सेमेस्टर, साल एंड हो जाता है तो एंड पे जो असेसमेंट होती है इसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इन तीनों से रिलेटेड एग्जांपल आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेटिव असेसमेंट। व्हाट इज़ फॉर्मेटिव? फॉर्मेटिव के लिए 3 कीवर्ड यूज़ होती हैं। ये लर्निंग प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए यूज़ होती है, ये हमेशा दरमियान में होगी, और तीसरे नंबर पे ये मॉनिटर करने के लिए होती है। इसके लिए 3 वर्ड यूज़ होंगे किसी भी डेफिनेशन में जब भी आएगी, ड्यूरिंग, मॉनिटर, लर्निंग प्रोग्रेस, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसकी डेफिनेशन में आएंगी। सक्रीवन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था डायग्नोस्टिक असेसमेंट। बच्चे को आप पढ़ाने से पहले उसकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, उसकी मेडिकल या परमानेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो आप मेजर करते हैं कौन सी असेसमेंट से, डायग्नोस्टिक से। प्लेसमेंट असेसमेंट, आप कोई कोर्स स्टार्ट करने से पहले बच्चे की जो असेसमेंट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। यानी कि किस ग्रेड में रखा जाए, उसका प्रीवियस नॉलेज जज करने के लिए आप जो असेसमेंट उसकी करते हैं उसको प्लेसमेंट असेसमेंट कहा जाता है। एक और इससे रिलेटेड एक और टर्म है रेडीनेस टेस्ट। रेडीनेस टेस्ट जो है ये कि बच्चा कितना प्रिपेयर कितना है, कितना रेडी है, ये जो टेस्ट किया जाता है इसको रेडीनेस टेस्ट कहा जाता है। अब ये जो हमने बातें की हैं, ये 3 फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और प्लेसमेंट असेसमेंट, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग है, बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस को देखने के लिए कि कितनी हो रही है या कितना बच्चा रेडी है। पर्पज़ ऑफ क्लासरूम असेसमेंट, क्लासरूम असेसमेंट का मकसद क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना होता है। और एजुकेशनल असेसमेंट हम क्यों करते हैं, स्टूडेंट की अचीवमेंट के लिए। क्लासरूम टेस्टिंग इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, और एजुकेशनल असेसमेंट स्टूडेंट की अचीवमेंट को देखने के लिए। अब उसके बाद असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग है कि बच्चे की इसकी जो है बच्चा खुद असेसमेंट अपनी करता है। एक बच्चे के स्कोर, आज उसका टेस्ट हुआ, उसके स्कोर 20 आए, 2 दिन बाद उसका टेस्ट लिया गया, उसके स्कोर 25 है। अब एक बच्चा अपनी प्रीवियस और करंट जो प्रोग्रेस है उसको खुद क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। एक बच्चे की अपनी पोजीशन उसकी प्रीवियस पोजीशन के साथ कंपेयर करना इप्सेटिव असेसमेंट कहलाता है। सेल्फ असेसमेंट, एक बच्चा अपनी असेसमेंट खुद कर रहा है, आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीयर असेसमेंट सर एज लर्निंग ही सेल्फ असेसमेंट होती है ना, जैसे कोलैबोरेटिव वर्क। जी हम वही मैं बता रहा हूँ कि ये एज लर्निंग की है। पीयर असेसमेंट, पीयर अप्रेजल और पीयर रिव्यू। पीयर असेसमेंट किसको कहते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे की जो असेसमेंट करता है इसको पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल कहा जाता है। पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल, एक बच्चा दूसरे बच्चे की असेसमेंट कर रहा है, इसको पीयर अप्रेजल कहा जाता है। जब वो असेसमेंट कर लेते हैं, हाँ अली आपका जवाब ठीक है, ये जो वो जवाब उसको बता रहा है, जो उस पर जो कमेंट्स दे रहा है, जिसको हम फीडबैक कहते हैं, तो ये फीडबैक देना पीयर रिव्यू कहलाता है, ठीक है। ये असेसमेंट एज लर्निंग की टाइप्स हैं। तीसरा जो उसमें है एस्पेक्ट असेसमेंट का, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। समेटिव असेसमेंट होती है, हम एंड पे करते हैं हमेशा समेटिव असेसमेंट। ये फाइनल होती है, सर्टिफाइंग जजमेंट होती है। ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। इसके एग्जांपल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, फाइनल एग्जाम है, अभी देखेंगे। उसके बाद इंटरम और बेंचमार्क असेसमेंट, हम एक पीरियडिक इंटरवल पे, यानी किसी ग्रेड के एंड पे, किसी चैप्टर के एंड पे हम जो असेसमेंट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पीरियडिक इंटरवल पे, इसको इंटरम या बेंचमार्क असेसमेंट कहते हैं। उसके बाद है कंटिन्यूअस असेसमेंट, वो असेसमेंट जो एक रेगुलर बेसिस पे होती है, यानी डेली बेसिस पे हम कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे कर रहे हैं। इसमें डिफरेंस ये है इंटरम में कि इंटरम जो है वो उसके लिए टाइम फिक्स नहीं है। एक चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो हम उसकी असेसमेंट ले लेंगे, एक यूनिट कंप्लीट होगा तो हम कर लेंगे, जबकि कंटिन्यूअस में हमारी फ़िक्स है कि हमने एक दिन के डेली करनी है, हर मंडे को करनी है, तो टाइम फिक्स होता है। उसके बाद असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल रोल, ये प्लेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट का फंक्शनल रोल है, या तो हम लर्निंग प्रोसेस को मेजर करने के लिए करते हैं या फिर किसी को कोर्स या ग्रेड में प्लेस करने के लिए, तो इनका फंक्शनल रोल है। असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेट ऑफ टेस्ट, टेस्ट के फॉर्मेट पे 2 टाइप्स होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, दूसरे सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव को हम फिक्स चॉइस कहते हैं, जबकि सब्जेक्टिव को कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस कहा जाता है। असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट को हम क्या कहते हैं,
असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें हम रिज़ल्ट की इंटरप्रिटेशन करते हैं, अभी हम देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट है प्रोसेस असेसमेंट और प्रोडक्ट असेसमेंट। प्रोसेस असेसमेंट किसको कहते हैं? वो असेसमेंट जो लर्निंग के दौरान होगी उसको हम क्या कहेंगे? प्रोसेस असेसमेंट कहेंगे। यानी जो लर्निंग प्रोसेस के दौरान होगी वो प्रोसेस असेसमेंट है, और वो लर्निंग जो लर्निंग प्रोसेस के बाद होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी एक चीज़ पढ़ाने के बाद जो फाइनल कंक्लूजन है ये हमारी क्या कहलाती है? प्रोडक्ट असेसमेंट कहलाती है। दैन है पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो इज़ मॉडर्न एंड ऑथेंटिक असेसमेंट। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? जो आजकल न्यू ट्रेंड है। और ऑथेंटिक का मतलब असेसमेंट ऑथेंटिक वो होती है जिसमें बच्चा सिर्फ ज़बानी चीज़ें बताए नहीं बल्कि प्रैक्टिकली करके दिखाए, इसको हम कहते हैं ऑथेंटिक असेसमेंट। व्हाट इज़ पोर्टफोलियो? स्टूडेंट का जो वर्क है, एक बच्चे ने उसकी कोई अच्छी राइटिंग है, उसने कोई अच्छी लिखाई की है, कोई अच्छी पेंटिंग की है, या उसने इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है, उसने कोई तकरीर लिखी है, कोई गज़ल लिखी है, कोई नज़म लिखी है, यानी कोई भी बच्चे का प्रोडक्टिव वर्क जो उसकी एकेडमिक करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ अटैच है, वो सारे का सारा उसको क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है, बच्चे का पोर्टफोलियो होगा। अब ये पोर्टफोलियो जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग भी है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी है। ठीक है, ये ड्यूरिंग असेसमेंट भी हो सकती है। एक टीचर पढ़ा रहा है, उसने होमवर्क दिया, बच्चा क्लास वर्क दिया, बच्चा कर रहा है तो वो उसका चेक कर रहा है। अब ये जो असेसमेंट है ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन हो रही है, ये उसका पोर्टफोलियो हो सकता है, क्लास वर्क, होमवर्क। तो अब ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। अब जब एक साल के बाद वो बच्चे की कॉपीज़, पेंटिंग, इस बेसिस पे बच्चे को स्कोर दे रहा है तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगी। तो दोनों इसकी जो है वो ये दोनों तरह से हो सकता है। इसकी 3 टाइप्स हैं। प्रोसेस जो ड्यूरिंग होगी, ड्यूरिंग वर्क होता है। शोकेस जो बच्चे का बेस्ट वर्क होता है। डॉक्यूमेंट्री जो बच्चे का फाइनल वर्क होता है, फाइनल प्रोडक्ट जो होती हैं बच्चे के वर्क की, उसको हम डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो कहते हैं। उसके बाद फॉर्मल, इनफॉर्मल असेसमेंट, वर्बल एंड नॉन वर्बल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जिसका प्री प्लान्ड हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो, पता हो कि ये चैप्टर होंगे, इतना मार्क्स का टेस्ट होगा, इस डेट को होगा, इस टाइम में होगा, ये सब्जेक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये स्कोरिंग क्राइटेरिया है, इस डेट को रिज़ल्ट अनाउंस होगा। वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्लान जो असेसमेंट होती है इसको फॉर्मल कहा जाता है। और स्पॉन्टेनियसली टीचर गया क्लास में, बच्चे से कहा कि लाइनें सीधी कर ले, मैंने आपसे टेस्ट लेना है, इट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल, ये स्पॉन्टेनियस होती है। उसके बाद है वर्बल असेसमेंट एंड नॉन वर्बल असेसमेंट। वो असेसमेंट जिसमें बच्चे को रिटन फॉर्म में जवाब देना होता है लैंग्वेज की शक्ल में, उसको हम वर्बल कहते हैं। और जो नॉन वर्बल है इसमें बच्चे ने कोई पिक्चर, ड्राइंग, एरोज़, इस तरह के कोई कम्बिनेशन बनाने होते हैं, इसको नॉन वर्बल असेसमेंट कहा जाता है। स्पीड मेरी तेज़ रहेगी, आप लोगों को थोड़ा सा मेरे साथ चलना होगा। अभी मैं इस वक्त जो है वो अपनी उस पर ड्यूटी पे हूँ, अभी मैंने जाना है दोबारा, मैं थोड़ी देर के लिए आया था आपकी क्लास के लिए। टाइप्स ऑफ टेस्ट, टेस्ट की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड और दूसरी होती है बाय पर्पस। याद रखिएगा रिसर्च की भी 2 टाइप्स होती हैं, टाइप ऑफ रिसर्च बाय मेथड और टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस, उसकी भी 2 टाइप्स होती हैं जी। टेस्ट बाय मेथड, तो मेथड की 2 तरह का होता है, या ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। और जो टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय पर्पस हैं, ये स्टैंडर्डाइज हो सकते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज हो सकते हैं, अचीवमेंट टेस्ट हो सकते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकते हैं, कोई भी टेस्ट जो है ये हो सकते हैं बाय पर्पस। बाय मेथड यही सिर्फ 2 होंगे। जो भी टेस्ट बाय पर्पस होगा उसका कोई ना कोई मेथड होगा, याद रखिएगा। आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट ले लें, ये या ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव की कोई टाइप होगी या सब्जेक्टिव की कोई टाइप होगी। ठीक है, जो भी टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस होगा उसका लाजमी कोई ना कोई फॉर्मेट होगा, और फॉर्मेट जो है वो मेथड का होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बाय मेथड हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इसके अलावा आप इंटेलिजेंस कर सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं, एटीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड, सॉरी बाय पर्पस कहलाते हैं। उसके बाद टेस्ट हम कैसे बनाते हैं ये आप खुद देख लीजिएगा, आसान है। कंबाइंड टेस्ट, वो टेस्ट जो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हो उसको हम क्या कहते हैं? कंबाइंड टेस्ट कहते हैं। और वो क्वेश्चन जिसमें हम कंफर्मेशन रिक्वायर करते हैं कि जी क्या वाकई ये बात ठीक है, तो उस क्वेश्चन को टैग क्वेश्चन कहा जाता है जी। असेसमेंट बाय पर्पस। सर स्लाइड चेंज नहीं हो रही, स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही, आप दोबारा ग्रुप ज्वाइन करो। हो रही हैं सर जी, हो रही हैं, थोड़ा सर हो रही है
जी पहले हम बाई पर्पस देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। मैं इनकी डिटेल नहीं बताऊंगा, 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक्सपर्ट बनाते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो टीचर बनाते हैं, इसको टीचर मेड टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट इनफ्लेक्सिबल होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट इनफ्लेक्सिबल या फिक्स्ड होते हैं, इनमें तब्दीली नहीं की जा सकती। नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको तब्दील किया जा सकता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट फ्लेक्सिबल नहीं, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, इसलिए कि ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, जबकि नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट टीचर मेड होते हैं और ये एक्यूरेट कम एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। और ये सारे कंटेंट को कवर करते हैं। पीपीएससी का टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है ना फिर? हाँ जी, कंटेंट इसमें स्टैंडर्डाइज्ड होता है, जबकि नॉन स्टैंडर्डाइज में ये स्टैंडर्डाइज कंटेंट नहीं होता। इनकी स्पेसिफिक नॉर्म्स होती हैं, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जबकि इसके प्रॉपर या स्पेसिफिक नॉर्म नहीं होती। उसके बाद है नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस। आपने बच्चों का टेस्ट लिया, उस टेस्ट में आपने क्या किया कि आपके जो स्टूडेंट हैं आपने उनके जो है नंबर लगा लिए। नंबर लगाने के बाद आप ये देखते हैं कि आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, तो अली के जो नंबर हैं वो क्लास में 70% बच्चों से ज़्यादा हैं, यानी 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स अली से कम हैं। तो आप ये कहेंगे कि अली का जो परसेंट, इसके लिए परसेंटाइल रैंक यूज़ किया जाता है, 71 परसेंटाइल है। क्या मतलब हुआ कि इसमें हम एक बच्चे के स्कोर को बाकी बच्चों के स्कोर के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि अली के स्कोर बाकी बच्चों की निस्बत कितने जो है वो कम या ज़्यादा हैं बाकी बच्चों के इससे और इसके बाकी बच्चों से। तो वो टेस्ट जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर किया जाता है, इसको नॉर्म रेफरेंस कहा जाता है। इसमें हम इंडिविजुअल्स के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, इसके लिए परसेंटाइल रैंक यूज़ किया जाता है। जबकि जो क्राइटेरियन है, इसमें क्राइटेरिया बना लेते हैं कि 60 नंबर वाला पास होगा, 50 वाला पास होगा, तो उस स्पेसिफिक सेट क्राइटेरिया के अगेंस्ट पे बच्चे की परफॉर्मेंस जज की जाती है कि क्या वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। तो इसको क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट कहा जाता है। इसके लिए परसेंटेज रैंक चूज़ किया जाता है और इसमें कंपैरिजन एक इंडिविजुअल का ग्रुप्स के साथ किया जाता है। कैसे? 50% पास हुए, ठीक है, अली के नंबर 50 हैं लेकिन 50% क्लास में बच्चे पास हुए हैं, तो इसमें हम एक ग्रुप के साथ बच्चों का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और इसके लिए परसेंटेज रैंक यूज़ किया जाता है। देन है असेसमेंट बाय मेथड। जैसे मैंने बताया कि मेथड फॉर्मेट से रिलेटेड है और फॉर्मेट 2 तरह का होता है इसका। एक पहला फॉर्मेट है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है पहले, सब्जेक्टिव टाइप यानी एक सवाल के एक से ज़्यादा दुरुस्त आंसर मौजूद हैं, इनको डाइवर्जेंट टेस्ट भी कहा जाता है, यानी इसमें एक से ज़्यादा आंसर होते हैं। ये इसमें एग्जामिनर की बाइसनेस शामिल होती है, वो अपनी मर्ज़ी से किसी की राइटिंग की बेस पे या किसी और क्राइटेरिया के बेस पे कम या ज़्यादा स्कोर दे सकता है। जो सब्जेक्टिव टेस्ट हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन एंडेड और दूसरे होते हैं क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड को हम कंस्ट्रक्टिव या एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, जबकि क्लोज एंडेड को हम रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी कहते हैं। जो ओपन एंडेड हैं इनके लिए लॉन्ग डिटेल आंसर रिक्वायर होता है, जबकि जो क्लोज एंडेड हैं इसके लिए शॉर्ट डिटेल आंसर रिक्वायर होता है। इसमें स्टूडेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करके कंटेंट को अपने माइंड से सेलेक्ट करते हैं, अपने माइंड में उसका थीम बनाता है, उसको सेलेक्ट ऑर्गेनाइज करता है, इंटीग्रेट करता है, फिर लिखता है तरतीब बना के फ्री फॉर्म में लिखता है। जबकि यहाँ पे क्लोज एंडेड में तो उसको कहा जाता है कि यही चीज़ ये आपने बतानी है, ठीक है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इसके लिए रिक्वायर होती है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव को हम कन्वर्जेंट कहते हैं। कन्वर्जेंट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टेस्ट या असेसमेंट वो होती है जिसमें हर सवाल का सिर्फ एक ही दुरुस्त जवाब मौजूद होता है, ठीक है। ये इजी टू स्कोर होते हैं, इसमें बाइसनेस शामिल नहीं होती। इसमें इसकी जो टाइप्स हैं, इसमें सप्लाई टाइप है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं या शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए, और फिल इन द ब्लैंक्स में स्पेस दी जाती है। और फिल इन द ब्लैंक्स सबसे जो गेसिंग करेक्शन को ख़त्म करने के लिए सबसे जो हैं अथेंटिक आप कह लें कि असेसमेंट जो है वो गेसिंग को कम करने के लिए वो कौन सी होती है, सप्लाई टाइप, जिसमें जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स और जो है ये आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जी। देन है सिलेक्शन टाइप। सिलेक्शन टाइप में एमसीक्यूज़ होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं या फिर मैचिंग कॉलम होते हैं। एमसीक्यूज़ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ की जो स्टेटमेंट है इसको स्टेम कहा जाता है, दुरुस्त जवाब को आंसर कहा जाता है। चारों जो ऑप्शंस होते हैं दिए गए उनको ऑप्शंस कहा जाता है, और जो गलत होते हैं उनको डिस्ट्रक्टर कहा जाता है, ठीक है। मैचिंग कॉलम सर जी
सर एक क्वेश्चन आता है सर, सबसे ज्यादा गैस किस क्वेश्चन में लगता है? एमसीक्यूज में लगता है, ट्रू फॉल्स या ट्रू फॉल्स में लगता है अक्सर आया हो? जी जज़ाकल्लाह। जी। ट्रू फॉल में लगता है, उसकी रीज़न ये है कि ट्रू फॉल में एक बच्चे के पास चांस 50% हो जाता है तुक्का लगने का, ठीक है। एमसीक्यूज में 25% चांस होता है उसके पास। जी। मैचिंग कॉलम में हम जो है जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है पहले कॉलम की, उसको प्रेमिस कहा जाता है। इसकी 2-3 टाइप्स हैं। अब इन तीनों के ये जो ट्रू फॉल्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं या मैचिंग कॉलम है, इनके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है। इजी टू स्कोर हैं। सबसे कॉमन जो है वो एमसीक्यूज़ होते हैं, सबसे वेल नोन एमसीक्यूज़ हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में यूज़ की जाती है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, वो कौन सी है? एमसीक्यूज़ है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में यूज़ किए जाने वाले क्वेश्चन भी एमसीक्यूज़ ही हैं जी। और मैचिंग कॉलम, इन तीनों का जो है ना कि इजी टू स्कोर हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, और इसके साथ साथ इसमें बाइसनेस शामिल नहीं होती इसकी किसी भी एग्जामिनर की। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, इसको TOS भी कहा जाता है, टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। टेस्ट कैसे बनाएंगे आप, कौन सा कंटेंट शामिल है, कौन से मकासद या आपके ऑब्जेक्टिव इसमें शामिल हैं, तो इसको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के थ्रू हम देख सकते हैं। हम बना लेते हैं कि ये हमारा टॉपिक, ये हमारा चैप्टर है, 5 चैप्टर हैं, तो इनके ये ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे नॉलेज कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। हम इन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना टेस्ट बना लेते हैं कि पहले जो ऑब्जेक्टिव है इससे रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 से इतने सवाल होंगे, चैप्टर 2 से इतने होंगे, 3 से इतने, 4 से इतने, 5 से इतने, उसके वेटेज के अकॉर्डिंग। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कंप्रीहेंशन के इतने सवाल होंगे। तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ये एक 2-वे चार्ट है, यानी एक्स और वाई एक्सेस पे मुश्तमिल एक चार्ट है। इसका जो वाई एक्सेस है इसके ऊपर क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और इसके एक्स एक्सेस पे ये क्या चीज़ शामिल होते हैं, कंटेंट या टॉपिक्स शामिल होते हैं। 2-वे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हमें क्या चीज़ बताता है, हाउ टू फॉर्मेट अ टेस्ट, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टेस्ट। इससे टेस्ट बैलेंस डेवलप होता है, इंटीग्रेशन होती है कंटेंट और ऑब्जेक्टिव में। एक्स एक्सेस पे जो है वो कंटेंट होते हैं, वाई एक्सेस पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एम, गोल्स एंड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। एम कहते हैं नेशनल लेवल एक्सपेक्टेशंस को, मुल्क के अंदर से इलिटरेसी को या ख़त्म किया जाए, कंप्यूटर एजुकेशन को आम किया जाए, ये एक एम है। पूरी स्टेट का एक ऑब्जेक्टिव है, इसको ब्रॉडर लेवल या हायर लेवल का कहा जाता है, ये हाईएस्ट इन स्कोप होता है। उसके बाद हैं गोल्स। गोल्स जो है हम कहते हैं किसी स्पेसिफिक एजुकेशनल स्टेज या फिर किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल लेवल का, सब्जेक्ट लेवल की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, गोल्स कहते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट लेवल की या एजुकेशनल स्टेज की जो होती हैं, किससे रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, गोल्स कहते हैं। स्कूल लेवल, स्कूल वाइड जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे होंगे वो गोल्स कहलाएंगे। नेशन वाइड जो है वो एम्स कहलाएंगे। क्लासरूम वाइज जो होते हैं, जो क्लासरूम के अंदर टीचर जो है इनको अचीव कर रहा होता है, इसको क्या कहते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, SLOs, इनको सिंपली ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स 2 तरह के होते हैं, कुछ होते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव और कुछ होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ये होते हैं कि टीचर ये चाहता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। मैं आपसे ये इस चीज़ की असेसमेंट करूँगा, आपको ये चीज़ आनी चाहिए, यानी बच्चे को टीचर ये कहता है कि उसको मेमोराइज़ हो जानी चाहिए चीज़ें, और मैं जब उसकी असेसमेंट करूँ तो बच्चा जो है उस नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड को वो गेन कर चुका हो। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसको क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शनल या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके साथ होते हैं बिहेवियरल या लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कहा जाता है और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव को लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि क्या पढ़ाने के बाद बच्चे के बिहेवियर में कोई तब्दीली आई है, यानी ये बच्चे के बिहेवियर से, लर्निंग से रिलेटेड होती हैं। कितना लर्निंग किसको कहते हैं, वही बिहेवियर का नाम है, बिहेवियर में तब्दीली को लर्निंग हम कहते हैं। तो कितनी तब्दीली आई है, ये बिहेवियरल या लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है स्मार्ट। ये जो बिहेवियरल लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, फिजिबल और टाइम बाउंड होते हैं, स्मार्ट। उसके बाद नेशनल एजुकेशनल करिकुला, पाकिस्तान ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये ऑब्जेक्टिव्स की 4 डिफरेंट लेवल बताए हैं। एक सब्जेक्ट को किसी एक जो है वो स्पेसिफिक एक टॉपिक को किसी सब्जेक्ट में शामिल करना, यानी किसी की लर्निंग एरिया को ये इंडिकेट करता है, इसका पहला लेवल कि किसी एक सब्जेक्ट में हम एक एस्पेक्ट को, किसी एस्पेक्ट को शामिल कर रहे हैं, की लर्निंग एरिया।
नमाज को हम इस्लामिक स्टडी में शामिल कर रहे हैं, इस्लामिक स्टडी क्लास 4 में शामिल करें। अब ये एक की लर्निंग एरिया हम शामिल कर रहे हैं एक सब्जेक्ट के अंदर, ये कॉम्पिटेंसी या स्ट्रैंड कहलाएगा। दूसरे नंबर पे होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कहते हैं कि ये जो की लर्निंग हमने शामिल किया है तो ये हमें क्या बताएगा कि बच्चे इसके बारे में कितना जानेंगे और प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में इसको किस तरह से इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंड इंडिकेट व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू, ये स्टैंडर्ड कहलाता है। इसके बाद होता है बेंचमार्क। बेंचमार्क कहा जाता है कि ये जो किसी स्पेसिफिक ग्रेड लेवल पर, डेवलपमेंटल लेवल एजुकेशनल करिकुला, नेशनल एजुकेशनल करिकुला ने पाकिस्तान के 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस या लेवल बताए हैं। लिख लीजिएगा, बुक में भी होगा करिकुलम के चैप्टर में। पहली जो स्टेज होती है उसमें ग्रेड 1 से लेकर 3 तक, दूसरी डेवलपमेंटल स्टेज 4 से 5 है, जो तीसरी है वो 6ठी से 8वीं है, चौथी जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो 9वीं से 10वीं है और 5वीं 11वीं से 12वीं डेवलपमेंटल स्टेज है। ये जो 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, तो एक डेवलपमेंटल स्टेजेस पर इस्लामियात के सब्जेक्ट में किस ग्रेड लेवल पर क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएंगी, ठीक है। यानी स्टैंड व्हाट की लर्निंग एरिया को बताता है, स्टैंडर्ड बताता है कि इस की लर्निंग एरिया में क्या चीज़ शामिल की जाएगी बच्चे के लिए, और तीसरे नंबर पे बेंचमार्क के किस ग्रेड लेवल पर क्या चीज़ शामिल की जाएगी, ये बेंचमार्क कहलाता है। एंड फोर्थ वन है SLO स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, कि एक बच्चा जो है इमीडिएटली इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद वो जो है उसके अपने बिहेवियर में क्या तब्दीली आएगी, बच्चा क्या चीज़ गेन करेगा, इसको स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कहा जाता है जी। ये भी आप देख लेंगे, लिन मिलर एंड ग्राउंडलर ने जो क्राइटेरिया बताया इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का, कि ये कंप्लीट होने चाहिए, यानी इनमें सारे एस्पेक्ट शामिल होने चाहिए, ये अप्रोप्रिएट होने चाहिए, गोल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ये इनकी प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग के साथ हार्मनी होनी चाहिए, हम आहंगियत होनी चाहिए, और ये फिजिबल भी होने चाहिए। इसके बाद ब्लूम टेक्सोनॉमी है, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने इसको 1956 में ब्लूम टेक्सोनॉमी प्रेजेंट की है। इस ब्लूम टेक्सोनॉमी के वैसे जो है वो 3 लेवल हैं, कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है। पहला लेवल कॉग्निटिव डोमेन है, ये 1956 में डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने प्रेजेंट किया कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा जो है 8 साल बाद जो है वो क्रैथहोल ने 1964 में 1964 में जो इसका अफेक्टिव डोमेन है वो दिया। अपने माइक ऑफ कर दें। तीसरा डोमेन जो है वो 1972 में जी तीसरा जो डोमेन है वो दिया है सिम्पसन ने 1972 में, अगले 8 साल बाद। वो जो है वो साइकोमोटर या कॉग्निटिव डोमेन कहलाता है। आपने इन सब के ये नाम याद रखने हैं, इनकी सीक्वेंस याद रखना है, एक कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर के सवाल जो है इसमें से ब्लूम टैक्सोनॉमी से लाजमी पूछे जाएंगे। कॉग्निटिव जो है वो जीएनपी आजाद ने दिया है जी सर, कॉग्निटिव जो है ये जीएनपी आजाद ने, सॉरी सर ये फर्स्ट वन जो पहली डोमेन है कॉग्निटिव। हाँ जी जी सर, ये किसने दी है? कॉग्निटिव डोमेन मैं बता रहा हूँ कि बेंजामिन ब्लूम ने दी है 1956 में। और अफेक्टिव डोमेन जो है ये लिखा हुआ है साथ, क्लासिफाइड बाय ब्लूम इन 1956। इसके 6 सब लेवल होते हैं, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है। सर आपने तो कल बताया था ना सर, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी जी बेंजामिन ने दी है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये डोमेन है वो थ्योरी है डेवलपमेंट की, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, वो हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे जी। कॉग्निटिव जो है डोमेन ये बेंजामिन ब्लूम ने दिया था 1956 में। इसके 6 लेवल होते हैं, आपको रटा लगाना होगा। ये कासी इस तरह से कोई फार्मूला बना लें, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। इसी तरह अफेक्टिव डोमेन क्रैथहोल ने दिया 1964 में, साइकोमोटर डोमेन दिया 1972 में सिम्पसन ने। अब हम इनको सिंपली जो है इनकी डेफिनेशन देखेंगे। नॉलेज कहते हैं रिकॉल या रिमेंबर करना प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। कंप्रीहेंशन कहते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना। एप्लीकेशन है कि आपने जो पहले से इंफॉर्मेशन ली उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लिया तो आप उसको क्या करें, नई जगह पे अप्लाई कर सकें। एनालिसिस ये है कि आपको इंफॉर्मेशन जो दी गई आप उसको कंपोनेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन उसकी कर सकें, उसको उसके अपने कंपोनेंट पार्ट्स में अलग अलग भी कर सकें। और सिंथेसिस कहते हैं कि उन कंपोनेंट पार्ट्स को आप दोबारा एक नया होल
या उस इंफॉर्मेशन को क्या करें, इकट्ठा भी कर सकें। और इवैल्यूएशन कहते हैं कि आप उस इंफॉर्मेशन को जज कर सकें ये किस चीज़ के बारे में, ये हमें क्या कहती है। ये सारी की सारी 6 की 6 मेंटल एक्टिविटीज़ हैं। या आपने फ़िज़िकली नहीं करना, ये कैसे करना है, मेंटली करना है। ये सारे के सारे काम मेंटली आपने करने हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके। नॉलेज या इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल जो है, ये सारे के सारे वर्ड जो यूज़ होते हैं कोग्निटिव डोमेन के लिए। 2001 में क्रैथहोल और सिम्स इसके एंडरसन जो इसके स्टूडेंट थे बेंजामिन ब्लूम के, इन्होंने इसका जो डोमेन है इसको रिवाइज़ किया। इसकी रिवीजन में क्या चीज़ शामिल है, ये नाउन फॉर्म में थे जैसे नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ये वर्ब फॉर्म में है, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। अब इसमें जो इवैल्यूएट है, यहाँ पे इसका 1956 में ब्लूम वाला ये 6ठा नंबर था, जबकि यहाँ पे जो है ये 5वां नंबर बन गया है इनके नज़दीक। और इन्होंने सिंथेसिस को कौन सा नंबर दे दिया है, क्रिएट का नाम दे के 6ठा नंबर दिया है जी। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन 1964 में क्रैथहोल ने दिया है। अफेक्टिव डोमेन ये रिलेट कर रहा है, ये है फीलिंग से, वैल्यू से और एटीट्यूड से रिलेटेड है। इसके जो है वो 5 स्टेप्स होते हैं। अर्वोक, अटेंडिंग और रिसीविंग। एक इंडिविजुअल क्या विलिंग है, अच्छा विलिंग है तो क्या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ये रिस्पॉन्डिंग है। वो किसी भी वैल्यू को कितनी, किसी भी प्रोसेस को कितनी वैल्यू या वर्थ दे रहा है, तो इसको वैल्यू कहा जाएगा। वो जो डिफरेंट वैल्यूज़ उसने सीखी हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज़ कैसे करता है और उसमें से किसी एक को प्रेफरेंस दूसरी के ऊपर कैसे देता है, ये ऑर्गेनाइजिंग है। एंड थर्ड वन करैक्टराइजेशन, कि वो उन वैल्यूज़ को अपने करैक्टर का पार्ट कैसे बनाता है, बनाता या नहीं बनाता, तो ये करैक्टराइजेशन कहलाता है। थर्ड वन है साइकोमोटर डोमेन। 1972 में सिम्पसन ने दिया था। साइकोमोटर डोमेन जो है इसके 7 सब लेवल होते हैं। परसेप्शन, विलिंग टू रिसीव इंफॉर्मेशन, एक इंडिविजुअल क्या विलिंग है किसी इंफॉर्मेशन के लिए। दूसरा है सेट, क्या वो रेडी है कोई भी टास्क सीखने के लिए। तीसरे नंबर पे गाइडेड रिस्पांस, उसको स्टार्ट में जो सिखाया जाता है, तो वो जो स्किल सिखाई जाती है तो उसमें उसको गाइडेंस भी साथ दी जाती है। साइकिल सिखाई जाएगी तो साथ पकड़ के उसको सिखाया जाएगा, तो गाइडेड रिस्पांस है। मैकेनिज़्म, उसके बाद एक इंडिविजुअल ने जो चीज़ पहले सीखी हुई है तो मैकेनिज़्म में वो उसको हैबिचुअली उसके एक्शन बन जाते हैं, परमानेंट एक्शन उसके बनना शुरू हो जाते हैं। कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पांस, यहाँ पे इसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो कम्प्लेक्स रिस्पांस को स्किलफुली खुद परफॉर्म करने के बच्चा काबिल हो जाता है। अडॉप्टेशन से मुराद ये है कि ये बच्चा किसी दूसरी सिचुएशन में, किसी स्पेशल सिचुएशन में भी अगर उसके सामने आ जाती है उससे रिलेटेड, तो वो जो उसने प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जो प्रैक्टिकल टास्क सीखा हुआ है तो ये उसको हैंडल कर लेता है, ठीक है। देन है ओरिजिनेशन, वो नए सलूशन ढूंढता है चीज़ों के, प्रोसेसेस के, एक्शंस के, स्किल्स के नए क्या तरीक़ेकार ढूंढता है। न्यू मूवमेंट पैटर्न क्रिएट करता है ओरिजिनेशन में, ये हाईएस्ट लेवल है इसका। देन है सोलो टेक्सोनोमी। 1982 में सोलो टेक्सोनोमी बिग्स एंड कॉलेज ने दी है। इसके 4 लेवल थे, यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। फिर बिग्स ने इसको रिवाइज़ किया 1999 में। 1999 में इसने इसको 5 लेवल में डिवाइड इसमें जो है एक्सटेंड किया। उसमें जो नया लेवल इंक्लूड किया गया वो प्री स्ट्रक्चरल था, यानी यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट पहले से मौजूद थे, तो प्री स्ट्रक्चरल को उसने ऐड किया। अब इसके जो है वो 2 कैटेगरीज़ हैं और इसके कितने लेवल होते हैं, 5 लेवल होते हैं। प्री स्ट्रक्चरल में एक बच्चा किसी भी सवाल का, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टेस्ट बनाने के लिए सोलो टेक्सोनोमी यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो मेजर कर सकें। तो प्री स्ट्रक्चरल में हम क्या करते हैं, जो एक बच्चा है वो किसी भी सवाल का दुरुस्त जवाब देने के काबिल नहीं होता। बच्चे से पूछा जाता है व्हाट इज़ योर नेम, वो वही जवाब लिख देगा। कायद-ए-आज़म कब पैदा हुए, जवाब में वही लिखेगा कायद-ए-आज़म कब पैदा हुए, कोई उसको पता ही नहीं है मैंने क्या जवाब देना। यूनिस्ट्रक्चरल में वो एक टॉपिक के एक एस्पेक्ट का सही जवाब दे सकता है। मल्टी स्ट्रक्चरल में वो काफ़ी सारे एस्पेक्ट के जवाब दे सकता है लेकिन उनको आपस में जोड़ नहीं सकता। रिलेशनल में वो जवाब भी दे सकता है एक से ज़्यादा एस्पेक्ट्स के और उनको जोड़ भी आपस में सकता है। और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में वो क्या करता है कि एक जनरल अप्रोच उसकी क्रिएट हो जाती है, वो न्यू आइडियाज़ क्रिएट करता है, न्यू थिंकिंग आइडियाज़ इसमें क्रिएट करता है। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे आगे चला जाता है वो, ठीक है। इनका कंपैरिजन अब आप खुद देख लेंगे। उसके बाद जी एक्सक्यूज मी सर,
फेजेस ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज़ इवैल्यूएशन का होता है, इसमें हम जो है वो प्लानिंग करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, टेस्ट बनाते हैं, ठीक है। और दूसरे फेज़ में हम वो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, इसको प्रोसेस फेज़ कहा जाता है। और प्रोडक्ट फेज़ में हम क्या करते हैं, उसके रिज़ल्ट को एनालाइज करते हैं कि क्या नताइज आए हैं। प्लानिंग फ़ेज़ पहला फेज़ है, कंडक्शन फ़ेज़ जो है वो दूसरा है, और उसके बाद रिज़ल्ट की जो एनालिसिस हम करते हैं वो प्रोडक्ट फेज़ में करते हैं। उसके बाद आइटम, आइटम किसको कहते हैं, जो हम क्वेश्चन, उसके आंसर, स्टेटमेंट, जो कुछ हम तैयार करते हैं, ये कलेक्टिवली हमारा क्या कहलाता है, आइटम कहलाता है। यानी सवाल, उस प्रिपरेशन, एनालिसिस एंड यूज़ ऑफ आइटम आर क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट। एक आइटम, एक क्वेश्चन को तैयार करना, एनालाइज करना और उसको इस्तेमाल करना कलेक्टिवली क्या कहलाता है, आइटम डेवलपमेंट कहलाता है। इसके स्टेप्स आप खुद देखेंगे। आइटम की डेफिनेशन है, ये कोई सवाल होता है, उसके उनके जवाबात, उनके दुरुस्त जवाब, उनका स्कोरिंग स्कीम, ये सारी की सारी कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं, आइटम कहलाती हैं। आइटम एनालिसिस, आइटम एनालिसिस हम क्यों करते हैं, उसकी कि क्या वो जो आइटम है हमारे मकासद को फुलफ़िल कर रहा है, क्या ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं है, क्या ये लो और हाई अचीवर को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। तो ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं आइटम एनालिसिस में। ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर रहा है, डिफ़िकल्ट तो नहीं है, क्या ये लो और हाई अचीवर को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, आइटम एनालिसिस कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले होता है फैसिलिटी, आइटम डिफ़िकल्टी या फैसिलिटी इंडेक्स या डिफ़िकल्टी लेवल। हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फॉल करती है 30 से लेकर 70% तक। कैसे, 30% से लेकर 70%। अगर हमारा जो वैल्यू आपको इम्तिहान में पूछी जाएगी, अगर वो आए 30 और 70 के इन बिटवीन, तो इसका मतलब हमारा जो टेस्ट है, जो क्वेश्चन है, वो एक्सेप्टेबल है। टेस्ट नहीं, क्वेश्चन। ये हर क्वेश्चन का अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल बनाया जाता है, हर सवाल का अलग अलग होता है। अगर एक सवाल का फैसिलिटी इंडेक्स, आइटम डिफ़िकल्टी या डिफ़िकल्टी लेवल, ये जो है वो 30 से 70 के इन बिटवीन आता है, तो वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा, ठीक है। बिलो 30 आइटम बहुत मुश्किल होता है और बिलो 70 बहुत इजी होता चला जाता है। और अगर इम्तिहान में आपसे सवाल आ जाए कि 30, 50 और 70 में से कौन सा जो फैसिलिटी इंडेक्स की वैल्यू है वो सबसे बेस्ट है, आपका जवाब क्या होगा? जी 50। यस 50, यस 50, क्योंकि ये 50 मिडिल वैल्यू बन रही है, ठीक है। उसके इसकी कैलकुलेशन का फार्मूला है, फैसिलिटी इंडेक्स इज़ इक्वल टू NR डिवाइडेड बाई NT मल्टीप्लाइड बाई 100। NR से क्या मुराद है, नंबर ऑफ़ हाई अचीवर स्टूडेंट जिन्होंने सही जवाब दिया है, और नंबर ऑफ़ जो टोटल स्टूडेंट, जी हाँ, जिन्होंने जो है इसको टोटल मार्क्स जी सेलेक्ट। अच्छा, इसका तरीक़ाकार क्या होता है कि आप पेपर को अरेंज करते हैं हाईएस्ट से लोएस्ट स्कोर की तरफ। आप जो दरमियान वाला 50% स्टूडेंट हैं वो निकाल देते हैं, यानी फ़र्स्ट 25 स्टूडेंट जो टॉपर हैं, 25 बच्चे जो लोअर हैं 25, वो ले लेते हैं। टोटल आप 25% जितने भी आपके स्टूडेंट होते हैं, तो आप जो है आपके फ़र्ज़ करें जो हाई अचीवर स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, वो आपने फ़र्ज़ करें जो स्टूडेंट हैं आपके 100 में से आपने 25 बच्चे जो है वो हाई अचीवर लिए हैं, 25 लो अचीवर लिए हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, NR स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु आंसर्ड करेक्टली एंड NT स्टैंड फॉर टोटल स्टूडेंट। अब आपके स्टूडेंट जो है वो 100 थे, तो आपके जो है 40 जो फर्स्ट 25 है उनमें से 20 स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है, तो 20 डिवाइडेड बाई आप कितना करेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई आप क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आपके पास कितना आएगा जी, सॉरी टोटल स्टूडेंट आप जो है यहाँ पे 25 करेंगे, नॉट 100 करेंगे, आप 25 करेंगे, तो कितना जवाब आपके पास आएगा जी। टोटल स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, सॉरी कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं खुद जो है वो मैंने शायद कुछ गलत बोल दिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके पास 100 बच्चे हैं, ठीक है, समझें दोबारा जी। 100 बच्चे हैं आपके पास, सुने प्लीज़, 100 स्टूडेंट हैं, आप उनकी मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद जो मिडिल वाले 50% स्टूडेंट हैं, आप उनके पेपर साइड पे कर देते हैं, ठीक है। अब आपके पास कितने पेपर बच गए 100 में से, आपके पास 50 बच गए हैं। 50 में से 25 टॉपर हैं और 25 लो परफॉर्मर हैं। अब आप क्या करते हैं, अब आप ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 पे कितने स्टूडेंट ने, हाई और लो अचीवर स्टूडेंट ने दुरुस्त जवाब दिया है। फ़र्ज़ करें ये 50 में से 20 बच्चों ने दुरुस्त जवाब दिया है,
तो आप क्या करेंगे 20 यानी जितनों ने दुरुस्त जवाब दिया है डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसकी वैल्यू निकालें कितनी आती है 20 तकसीम 50 ज़रब 100। तो ये जो वैल्यू आएगी ये या फॉल करेगी हाईएस्ट में या लोएस्ट में जी कितनी आती है जी 40 आती है। इसका मतलब हमारा आइटम क्या है एक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद होता है डिस्क्रिमिनेशन पावर। डिस्क्रिमिनेशन पावर की वैल्यू जैसे उसकी 30 से 70% रेंज कर रही है, इसकी 0.3 से 1 तक रेंज कर रही है। और अगर वैल्यू जो है वो 0.3 से कम हो तो इसका मतलब आइटम डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रहा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि इसमें हमारा जो आइटम है वो हाई और लो अचीवर स्टूडेंट को क्या डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं आइटम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये भी उसी तरह ही इसको भी मालूम किया जाता है। इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आसान है। तीसरे नंबर पे इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर है। इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर से क्या मुराद है कि आपका जो डिस्ट्रक्टर है वो लो अचीवर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या हाई अचीवर को। अगर तो वो लो अचीवर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब आपका जो डिस्ट्रक्टर है वो क्या कहलाता है हाई अचीवर को करेगा अकेला तो भी वीक है, लो अचीवर को अकेला करेगा तो भी वीक है, तो दोनों को कर रहा है तो फिर ये क्या कहलाएगा आपका इफेक्टिव कहलाएगा। उसके बाद है गैसिंग करेक्शन फार्मूला। इसकी अपने माइक ऑफ कर दें प्लीज़। नूरीन जावेद आपका माइक ऑन है जी। गैसिंग करेक्शन फार्मूला, गैसिंग करेक्शन फार्मूला है ऐसी करेक्ट स्कोर इज इक्वल टू आर राइट आंसर माइनस डब्ल्यू रॉन्ग आंसर डिवाइडेड बाई ये जो n-1 है ये w का डिनोमिनेटर है, ये r का नहीं है, ये याद रखिएगा ठीक है। r माइनस डब्ल्यू ओवर n-1, ये n-1 अकेला w का क्या कहलाता है डिनोमिनेटर है जी। तो अगर फ़र्ज़ करें आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, अब ट्रू फॉल्स में ऑप्शंस कितने होते हैं n कितना होता है n2 होता है, तो नीचे क्या आएगा n-1 का मतलब क्या होगा नीचे एक ही जवाब होगा। तो r राइट आंसर फ़र्ज़ करें आपके 70 हैं और जो रॉन्ग आंसर हैं वो कितने हैं 30 हैं। तो 70 माइनस 30 डिवाइडेड बाई जो है आपका n आता है, तो n जो है वो क्या कहलाएगा हमारा, इसमें दो होते हैं ट्रू फॉल्स में, दो ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 तो 1 ही आएगा। तो 40 जब 70 में से हम 30 माइनस करेंगे तो 40 जवाब आ जाएगा। इसी तरह MCQs में जो n है ये कितना होता है 4 होता है, तो 4 माइनस 1 नीचे 3 आ जाएगा। राइट आंसर थे 70, रॉन्ग आंसर थे 30, तो 70 माइनस 30 कितना आ जाएगा हमारे पास जवाब जी। इसमें पहले हम डिवाइड करते हैं, बल्कि 30 को हम डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, हमारे पास जवाब आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा। तो 10 हम माइनस करेंगे फिर 70 से, तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा 60। तो ये हमारा गैसिंग करेक्शन फार्मूला है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। असेसमेंट थियरीज़ इंपॉर्टेंट थियरीज़ हैं। सबसे पहले एंग ऑफ मेथड है। एज एक्सपर्ट इसमें एंग ऑफ मेथड में ये एस्टिमेट लगाते हैं कि जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट है मुश्किल से पास होने वाला, ये उसके बारे में एस्टिमेट लगाते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस किसी भी आइटम के बारे में कितनी होगी। यानी लो स्कोरिंग स्टूडेंट जो है वो एक जवाब को कितना जो है कैसे दुरुस्त जो है वो सवाल को का जो दुरुस्त जवाब दे सकेंगे, ये एंग ऑफ मेथड कहलाता है। इसमें जज जो हैं वो एक्सपर्ट जो हैं वो क्या करते हैं एक एस्टिमेट लगाते हैं कि कैसे एक लो स्कोरिंग स्टूडेंट जो है किसी भी सवाल को दुरुस्त कंसिडर करके उसका दुरुस्त जवाब दे सकेगा। देन है नीडल स्काई अप्रोच। नीडल स्काई अप्रोच में कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो इसको ये जो हमारे डिस्ट्रक्टर होते हैं इनको रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि ये गलत है। ये MCQs के बारे में होती है कि कितने स्टूडेंट ये भी एक बेसिकली MCQ या ऑब्जेक्टिव के लिए है कि कितने स्टूडेंट एक MCQs को ये कंसिडर करेंगे उसके जो गलत ऑप्शंस होते हैं उनको कि ये डिस्ट्रक्टर हैं। तीसरे नंबर पे है बुक मॉक प्रोसीजर। टेस्ट बना लिया जाता है, बनाने के बाद वो जो टेस्ट है ये एक्सपर्ट को दिया जाता है। एक्सपर्ट इसमें इसके 3 हिस्से करते हैं। वो कहते हैं कि 100 नंबर का टेस्ट है तो पहले 30 सवाल जो है ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए जाते हैं, यानी सबसे आसान स्टार्ट में और सबसे मुश्किल एंड पे। तो ये स्टार्ट वाले 30 क्वेश्चन इजी हैं, 31 से लेकर जो है वो 70 तक ये मीडियम है और 71 से 100 तक ये प्रोफिशिएंट या एडवांस लेवल के हैं।
तो इसमें उसने क्या किया, इसने एक निशानी लगा देता है 30 के बाद 70 के बाद। तो ये बोर्ड, इसको हम क्या कहते हैं, बुक मार्क प्रोसीजर, निशानी लगाने वाला प्रोसीजर। उसके बाद है बॉर्डर लाइन ग्रुप मेथड। बॉर्डर लाइन ग्रुप मेथड इस चीज़ के ऊपर बेस कर रहा है कि जो पासिंग मार्क्स होने चाहिए वो किसके कौन से होने चाहिए, जो हमारे एक जो बॉर्डर लाइन ग्रुप स्टूडेंट है जो बिल्कुल एंड पे मौजूद है, मुश्किल से पास होने वाला, उसके मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स होने चाहिए। आइटम रिस्पांस थ्योरी, आइटम रिस्पांस थ्योरी ये बिलीव करती है लेटेंट स्कोर के ऊपर। किस चीज़ स्कोर के ऊपर? लेटेंट स्कोर के ऊपर, अनऑब्जर्वेबल ट्रेट के ऊपर, लेटेंट स्कोर के ऊपर। और क्लासिकल टेस्ट थ्योरी ये जो है ट्रू स्कोर के ऊपर बिलीव करती है, टेस्ट स्कोर के ऊपर। टेस्ट स्कोर इसमें आइटम रिस्पॉन्स, क्लासिकल टेस्ट थ्योरी में 2 तरह का होता है, ट्रू स्कोर प्लस एरर, जो उसने खुद अचीव किया और एरर से उसका जो स्कोर आया ये क्या कहलाता है, मिल के टेस्ट स्कोर कहलाता है। तो आइटम क्लासिकल टेस्ट थ्योरी कहती है कि बच्चे की जो पोजीशन है हमें टेस्ट स्कोर से देखनी चाहिए, जबकि आइटम रिस्पांस थ्योरी है कि बच्चे ने रिस्पांस कैसे दिया है, उसका रिस्पांस किस लेवल का था, ये चीज़ देखी जाए। ठीक है, लेटेंट स्कोर यानी हिडन जो उसके पोटेंशियल है वो देखा जाता है, लेटेंट हिडन को कहते हैं। उसके बाद है जनरलाइजेबिलिटी थ्योरी। जनरलाइजेबिलिटी थ्योरी ये कहती है कि जो रिलायबल ऑब्जर्वेशन है उनको हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ये जनरलाइजेबिलिटी थ्योरी है। मैं पानी पी लूँ, गला खुश्क हो गया तो थोड़ा 2-4 मिनट रेस्ट करके फिर मैं ज्वाइन करता हूँ। सर की आवाज आ रही है सबको? नहीं सर, वेट कर रहे हैं। होल्ड किया, सर ने वेट करवाया है। जी ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। जी सर आ रही। जी जी मेरे ख़्याल में हमें पहले जो है वो इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स को एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेना चाहिए। पास पेपर तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, क्या ख्याल है? नहीं सर, वो भी डिस्कस होना चाहिए जिस तरह आप कर रहे हैं ना सर। 2 नो सर, वो आपकी डिस्कशन ज़्यादा ज़रूरी है। सर जी आप करवाएं वो चीज़ें होती हैं जो स्टेम वगैरह वो भी अच्छे से बता देते हैं। सर आप ही पास पेपर भी करवाया करें ना।
उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स, ये आप देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स एनालिटिकल, होलिस्टिक, हाइपर जनरल, ये इंपॉर्टेंट हैं। एनालिटिकल में हम देखते हैं कि मेजर एलिमेंट्स इस जो बच्चे के स्कोर में ये चीज़ें शामिल हैं, उसके आइडियल आंसर में ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ये एनालिसिस या एनालिटिकल है। होलिस्टिक में हम ओवरऑल बच्चे की क्वालिटी रिस्पॉन्स की जजमेंट करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ नहीं देखते। जबकि जो हाइपर जनरल है इसमें हम कोई स्पेसिफ़िक चीज़ नहीं देखते, बल्कि इसमें टीचर ये देखता है कि उसका ये जो टेस्ट है किसी ये जो रूब्रिक किसको कहते हैं, मार्किंग स्कीम को कहते हैं, नंबर लगाने का तरीका का। ये एक से ज़्यादा टेस्ट के लिए अगर वो यूज़ हो जाए उसकी सेम जो मार्किंग स्कीम है तो उसको हाइपर जनरल रूब्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद जी टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग, ये आप देख लीजिएगा। इसमें एक दो इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ जी। नॉर्मल कर्व ग्रेडिंग, हम जैसे परसेंटाइल रैंक में बच्चे की परफॉर्मेंस को जो है वो ग्राफिकली डिपिक्ट करते हैं। तो जो मीन स्कोर आता है, एवरेज स्कोर से एक बच्चे की स्कोर कम है या ज़्यादा है तो इसको नॉर्मल कर्व ग्रेडिंग कहा जाता है, ठीक है। परसेंटाइल ये आप फिर खुद देख लीजिएगा। उसके बाद असेसमेंट एजेंसीज़ 22 जो बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, पहली मरतबा ये बोर्ड जो है ये 1954 में पंजाब, इसमें दो बोर्ड इस्टेब्लिश हुए थे। एक यहाँ पे हुआ था लाहौर में और दूसरा जो है ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। तो लाहौर बोर्ड जो है ये हमारे वेस्ट पाकिस्तान के तमाम जो मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम हैं इनके कंडक्ट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम पंजाब यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती थी। इस वक्त पंजाब के अंदर 9 जो है वो 22 वर्क कर रहे हैं और जो दानिश स्कूल हैं ये 22 लाहौर के अंदर काम कर रहे हैं जी। नेशनल असेसमेंट सिस्टम, नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम न्यास है, ये हम पहले शायद डिस्कस कर चुके हैं। ये न्यास 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट DFID की सपोर्ट से। इसके जो सब सेंटर हैं प्रोविंशियल लेवल पर, इनको पेस कहा जाता है प्रोविंशियल एंड एरिया एजुकेशन असेसमेंट सेंटर, ठीक है। ये तमाम सूबों में मौजूद हैं। ये 4वीं और 8वीं ग्रेड से हर 4 साल बाद 4 मज़ामीन का की जो असेसमेंट है ये लेता है और अब तक इसकी 4 रिपोर्ट जो हैं वो पब्लिक हो चुकी हैं। पैक 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था। 2006 से पहले जो DPI ऑफिसेज़ हैं, DPI ऑफिसेज़ है, DPI एलिमेंट्री, ये जो है वो कंडक्ट करता था 5वीं और 8वीं का एग्ज़ाम। एसर जो है ये एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर 2008 में ये बना। ये रूरल चिल्ड्रन का 144 अजला में उनका सर्वे करके उनसे डाटा लेते हैं, स्पेसिफिकली 5 से 16 साल तक की एज के बच्चों के लिए लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स को मेजर करते हैं। टिम्स, ट्रेंड्स इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी, अमेरिका का ये एक इदारा है। ये 1995 में इस्टेब्लिश हुआ। ये भी हमारे न्यास की तरह 4वीं और 8वीं का हर 4 साल बाद इम्तिहान लेता है। 1995 में ये इस्टेब्लिश हुआ। पाकिस्तान ने 2019 में इसमें पार्टिसिपेट किया। ये पूरी दुनिया के तमाम ममालिक से को ऑफ़र करता है कि आप अपनी 4वीं और 8वीं ग्रेड के जो बच्चे हैं उनका कंपटीशन करवाएं। तो पाकिस्तान ने 2019 में पहली मरतबा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तो ये नए ट्रेंड्स देखते हैं कि अब जो है साइंस और मैथ में नए ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं। जो बच्चे वहाँ पे टॉप करते हैं ये उनको अपना नेशनैलिटी सब कुछ वहीं दे देते हैं और वो फिर कल को कोई ना कोई नई इनोवेशन का बायस बनते हैं। रशियन एड फॉर डेवलपमेंट रीड 2008 में ये भी रशिया इसको एड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। ये जो है उसमें जो असेसमेंट, एजुकेशनल असेसमेंट है, इसके ऊपर क्वालिटी एजुकेशन और मेजरमेंट ऑफ आउटकम्स के ऊपर ये इदारा भी काम कर रहा है वर्ल्ड वाइड। उसके बाद है सिस्टम अप्रोच फॉर बेटर एजुकेशन रिज़ल्ट सैबर, ये 2001 में 2011 में इस्टेब्लिश हुआ। इसको वर्ल्ड बैंक जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है इस इदारे को। और इसके साथ साथ नेशनल एजुकेशन इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एवेल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च IEA, ये जो है नीदरलैंड में इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। प्रोग्राम ऑफ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट PISA, रीडिंग, मैथ, साइंस, लिटरेसी, ये इन चीज़ों को मेजर करता है। ये इंटरनेशनल इदारा है। प्रोग्रेस इन इंटरनेशनल रीडिंग लिटरेसी स्टडी, ये PILS, ये भी इंटरनेशनल इदारा है। नेशनल टेस्टिंग सर्विस 2002 में इस्टेब्लिश हुआ, पाकिस्तान का है। जुलाई 2002 में इस्टेब्लिश हुआ। नेशनल एजुकेशन 1998 के अंडर 2 ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये असेसमेंट ट्रेनिंग सेंटर है, दूसरा पहला, और दूसरा है फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन H9 इस्लामाबाद में है। ये 2 हमारे
जो ट्रेनिंग सेंटर हैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर में सबसे पहले मीडियन है, और मीडियन के बाद जो है मीन है, फिर मीडियन है, फिर मॉड है। मीडियन कहते हैं एवरेज को, ठीक है, और मीडियन कहते हैं सेंट्रल वैल्यू को, और जो मॉड होता है ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमारे डाटा में जो होती है उसको मॉड कहते हैं। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी कि एक आपके जो क्लास में बच्चों के स्कोर आए हैं 20 नंबर का टेस्ट था, 1 से 5, 5 से 10, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, आपने ये 4 ग्रुप्स बना लिए, तो एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट के नंबर फॉल कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ स्कोर, ठीक है। और क्लास इंटरवल, ये जो आप एक ग्रुप की जो डिस्टेंस रख रहे हैं, जैसे मैंने रखा है 1 से 5 तक, तो ये आप कितना रख रहे हैं, लोएस्ट और हाईएस्ट, इसका क्या होगा, इसको क्लास इंटरवल कहा जाता है। रेंज जो है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है इसको रेंज कहा जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है कि ऐसी वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन, मीडियन और मोड तकरीबन एक दूसरे के। सर क्लास इंटरवल जी जी प्लीज़ सर क्लास इंटरवल को एक दफ़ा बता दें। क्लास इंटरवल मैंने बताया 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15 और 16 से 20। ये आपने 4 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अब इन ग्रुप्स की लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपने क्या रखी है। लोअर लिमिट मैंने यहाँ पे रखी है पहले ग्रुप की 1, दूसरे की 5, ठीक है। ये इंटरवल कहलाता है। इंटरवल मतलब दरमियान वाला। तो इनमें प्रॉपर एक इंटरवल है, प्रॉपर डिस्टेंस रखते हैं हम हर दो जो है वो ग्रुप्स के दरमियान, तो इसको इंटरवल कहा जाता है, क्लास इंटरवल कहा जाता है। क्लास मतलब ग्रुप, एक ग्रुप का इंटरवल आप कितना रख रहे हैं। उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जब जो ये जो सेंट्रल वैल्यू जिसको हम मीन कहते हैं, मीन वैल्यू का राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे यानी लो और हाई स्कोरर की वैल्यूज़ एक जैसी फॉल कर रही हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी शेप जो है वो बेल शेप होती है। उसके बाद है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल कहते हैं कि एक वैल्यू को जब आप 4 इक्वल क्वार्टर में 3 इक्वल जो है वो क्वार्टर में और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसको क्वार्टाइल कहते हैं, ठीक है। क्वार्टाइल से क्या मुराद है कि आपकी जो वैल्यू है वो सेंट्रल डाटा से जो मीन है, इसी तरह 3 इसके जो है वो क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2 और Q3। फ़र्ज़ करें 100, ये आपकी 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। कोई स्कोर आपके पास, ये लाजमी नहीं है कि 1 से 100 वाली तरतीब में ही हो सकती हैं, कोई और भी हो सकती हैं, आपके स्कोर कोई और भी आ सकते हैं। मसलन किसी के 10 आ सकते हैं, किसी के 25, किसी के 30, तो आप इनके क्वार्टर बना सकते हैं। अच्छा, ये क्वार्टर जो है वो कितने क्वार्टर में ये क्वार्टाइल डिवाइड करता है वैल्यूज़ को, 3 क्वार्टर में, Q1, Q2 और Q3। अब जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है इसको हम कहते हैं 25th परसेंटाइल। 25th परसेंटाइल ये क्या कहलाता है, ये लोअर क्वार्टाइल होता है, यानी वो वैल्यूज़ जो 1 से लेकर कहाँ तक फॉल कर रही हैं। जो 25th है तो आपकी सेंट्रल वैल्यूज़ डाटा की क्या बनेंगी, सेंट्रल वैल्यू बनेगी 50, ठीक है। तो 50 हमारा क्या कहलाता है, ये मीडियन कहलाता है, इसको सेकंड क्वार्टाइल कहते हैं। अब इस 50 और 100 जो लोएस्ट वैल्यू है, इनके इन बिटवीन एक क्वार्टर हम बनाते हैं, क्वार्टाइल बनाते हैं। उस क्वार्टाइल को हम कहते हैं Q1, यानी मिडिल वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के दरमियान जो क्वार्टाइल बनता है उसको Q1 कहा जाता है। जो मिडिल वैल्यू पे जो क्वार्टाइल बनता है उसको Q2 कहा जाता है या मीडियन कहा जाता है। और इसके बाद हाईएस्ट वैल्यू यानी 100 और 50 के इन बिटवीन जो वैल्यू फॉल कर रही है वो अपर क्वार्टाइल बनता है, जिसको थर्ड क्वार्टाइल या Q3, ये कौन सा बनेगा, 75 बनेगा। तो क्वार्टाइल वैल्यू को 3 जो है क्वार्टाइल में और 4 इक्वल पार्ट्स में 25-25-25 के उनमें डिवाइड करती है। उसके बाद है डिसाइल, ये डाटा को 10 हिस्सों में तकसीम करती है। परसेंटाइल ये 100 इक्वल पार्ट्स में तब्दील करती है। और उसके बाद है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज स्केयर डेविएशन फ्रॉम पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन के मीन से एक वैल्यू कितना डेविएट कर रही है, इसका जो स्केयर है वो क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है। और इसका स्केयर रूट यानी इसी वैल्यू का जो जज़र है वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। स्केयर रूट ऑफ वेरिएंस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद है ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसमें स्क्यूनेस है और कर्टोसिस है। स्क्यूनेस और कर्टोसिस किसको कहा जाता है,
स्क्यूनेस कहते हैं मैयर ऑफ लैक ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री कहते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की जो है शेप है, उसकी राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपी हों। यानी अगर हम उसको दरमियान से कट करें ना, तो उसकी राइट और लेफ़्ट जो जहाँ जैसे भी हम उसको काटें तो वो एक दूसरे के क्या हों, कॉपी हों, तो इसको कहा जाता है सिमेट्री। तो स्क्यूनेस किसको कहते हैं? सिमेट्री का ना होना, किसी भी कर्व में सिमेट्री का ना होना, इसको क्या कहेंगे हम? स्क्यूनेस कहते हैं। और दूसरा होता है कर्टोसिस, शार्पनेस ऑफ द पीक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसकी जो शार्पनेस है इसको हम क्या कहते हैं? कर्टोसिस कहते हैं। ये अभी हम देखते हैं इसकी जो है वो 3 टाइप्स होती हैं कर्टोसिस की, मीज़ोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक एंड प्लैटकर्टिक। जो मीज़ोकर्टिक होता है ये हम कहते हैं कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, जैसे ये सेंट्रल वाली है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नॉर्मल है। जबकि जो लेप्टोकर्टिक होता है इसमें एक्यूट पीक होती है, पीक चूंच निकली होती है ऊपर को लंबी सी, ये जैसे है लेप्टोकर्टिक। उसके बाद है प्लैटिकर्टिक। प्लैटिकर्टिक में जो इसकी पीक है वो फ्लैटर होती है, फैली होती है, ये जैसे तीसरे नंबर वाली ये लाइन मौजूद है। इसी तरह है पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस और सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में राइट और लेफ़्ट साइड अगर आप देखें तो एक दूसरे के बराबर हैं, जबकि अगर आप पॉजिटिव स्क्यूनेस को देखें तो इसकी राइट टेल क्या है, ये वाली टेल ये लंबी है, राइट टेल इज़ लॉन्गर। और जो नेगेटिव स्क्यूनेस है इसमें लेफ़्ट टेल जो है वो लॉन्गर होती है। उसके बाद है परफॉर्मेंस टेस्ट। एक बच्चा जो है मेरे ख्याल में ये घंटा हमारा हो चुका है, फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको, ये अभी हमारा कवर नहीं होगा तो इंशाल्लाह ताला 4 बजे वाली क्लास में बकिया हिस्सा इसका कवर करेंगे। ठीक है जी, किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।